हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 7th क्लास की ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी कर रहे हैं उसके 6 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, अच्छे से समझेंगे और इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में उन सब को अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। चलिए देखते हैं। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी तो वह सतलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। गिरिपाद में स्थित साल एवं सांगवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए और पर्वत की पर ढलानों की जो पतली नुकीली पत्तियों तथा शंकुआकार वितान लंबे वृक्ष देखने लगी। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर भी उसका ध्यान गया। वे रोडोडेंड्रन के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी थी। तो यहाँ सबसे पहले जो है सलीमा के ग्रीष्म शिविर से हमें समझाने की कोशिश की गई है कि उसने कैसे कैसे वृक्षों को देखा और पर्वत की ढलानों को देखा। तो अब आगे देखिए, यानी सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है, यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तो जलवायु में भी परिवर्तन होता जाता है और इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव दिखने को जो है मिलता है। वनस्पति की वृद्धि ताप एवं नमी पर निर्भर करती है। वनस्पति की वृद्धि किस पर निर्भर करती है? ताप पर भी और नमी पर भी। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं परिवर्तन यानी सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। यानी जो ये घटक हैं यानी तापमान, नमी, इन सब घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यानी इन मुख्य 3 श्रेणियों को हम देखेंगे। पहले में है वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित हो जाते हैं। यानी इन 3 श्रेणियों में सबसे पहला क्या है? वन। वन क्या है? जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। आगे देखिए, जो दूसरा भाग है वो है घास स्थल। जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? घास स्थल। फिर है कांटेदार झाड़ियां। कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा का जो अपना अनुभव है अपने पिता को बता रही है। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, कहाँ देखे शंकुधारी वन? उपध्रुवीय जो है प्रदेशों में, और रेगिस्तानों में देखी कांटेदार झाड़ियां। आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में कई अन्य जानकारियां दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं। यानी जो भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो हमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां दिखाई देंगी। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु बदलाव है। यानी जैसे जैसे हम प्राकृतिक वनस्पतियों के विभिन्न रूप देखते हैं वो किस कारण से हैं? वो जलवायु में बदलाव के कारण है। आइए हम विषयों की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण और वहां प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करें। अब हम इन्हें अच्छे से समझेंगे एक एक करके। यहाँ देखिए, कांटेदार झाड़ियों का जो है चित्र दिखाया गया है। सबसे पहले देखते हैं वन। वन के अंतर्गत है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। यानी जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है यही क्या कहलाते हैं? वर्षा वन।
ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये? भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध के पास। ये क्षेत्र गर्म होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। जो भूमध्य रेखा है वो सूर्य के जो है सीधे प्रकाश से प्रकाशित होने वाला क्षेत्र है और वो गर्म होता है एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती। यह भी याद रखिएगा, यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती। और उसका कारण क्या है कि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। क्योंकि यहाँ पेड़ों की पत्तियां कभी झड़ती ही नहीं, वो पेड़ों पे रहती ही हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वन, सदाबहार वन कहते हैं। काफी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। यानी जो वृक्ष हैं वो उनकी वितान इतनी मोटी है कि दिन के किसी भी समय सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। आमतौर पर दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबूनस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि इन वनों में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसे याद रखिएगा, कौन कौन से वृक्ष हैं? रोजवुड, आबूनस और महोगनी, ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के वृक्ष हैं। यहाँ देखिए क्या बता रहे हैं, ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय वन इतने विशाल हैं कि पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। जो ब्राजील है उसके उष्ण कटिबंधीय वन कैसे हैं? वो बहुत ज्यादा विशाल हैं और पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। तो यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पृथ्वी के फेफड़े कौन से वन कहलाते हैं, तो ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कितने घने दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। पहले तो ये याद रखिए विश्व का सबसे बड़ा सांप कौन सा है? एनाकोंडा। और फिर याद रखिएगा कि यह कौन से वर्षा वन में पाया जाता है, यानी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवर को भी मारकर खा जाता है। तो आगे देखते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। यानी मानसूनी वन कौन से वन कहलाते हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, जो कहाँ कहाँ है? भारत और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। यानी जो मानसूनी वन है ये शुष्क मौसम जब आता है तो अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये? ताकि जल संरक्षित रहे। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम है। इन वनों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? इसे अच्छे से याद करिए। साल, सागवान, नीम और शीशम। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर देखिए बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि हैं। अब यहाँ देखते हैं भारत में शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? आप बताइए ये कहाँ पाए जाते हैं? अब देखिए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ये एग्जाम्पल दिया गया है। अब देखते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। कहाँ है शीतोष्ण सदाबहार वन? मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में। और कौन से देश हैं इनमें शामिल होते हैं? जैसे सामान्यतः ये जो वन है महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर हैं। कौन से किनारे पर पड़ते हैं? ये पूर्वी किनारों पर, जैसे दक्षिणी पूर्व अमेरिका है, दक्षिणी चीन एवं दक्षिणी पूर्वी ब्राजील है। यहाँ बांज, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं यहाँ? बांज, चीड़, यूकेलिप्टस और जो जिनकी प्रकृति कैसी होती है, दृढ़ भी और मुलायम भी, दोनों प्रकार के पाए जाते हैं यहाँ। ये देखिए शीतोष्ण सदाबहार वन, ये एग्जाम्पल दिया गया है, आप इन्हें देख सकते हैं। फिर देखिए शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ेंगे तो हमें कैसे वन मिलने लगेंगे? शीतोष्ण पर्णपाती वन।
ये उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये? उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेश जो हैं वहाँ पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। और यहाँ पाए जाने वाले पेड़ देखिए आप कौन कौन से, बांज, ऐश और बीच इसके उदाहरण हैं। और इनमें कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? आमतौर पर यहाँ हिरन, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ पाए जाते हैं। फीजेंट और मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। तो ये हमारा एक अच्छा क्वेश्चन है। जो फीजेंट और मोनाल जैसे पक्षी हैं वो किस तरह के वनों में पाए जाते हैं? तो वो शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। आप देखिए यहाँ आपको फीजेंट पक्षी दिखाई देगा, कितना सुंदर है ये दिखने में। और मोनाल देख सकते हैं आप, ये है मोटे तौर पर ये यानी ऊपरी तौर पर ये मोर जैसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये मोर तो नहीं है। शीतोष्ण पर्णपाती वन का यहाँ आप चित्र देख सकते हैं। फिर देखिए भूमध्य सागरीय वनस्पति। आप जान चुके हैं कि महाद्वीप के पूर्व एवं उत्तरी पूर्वी किनारे के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी किनारे भिन्न है। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है, यानी जो पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी किनारे हैं वहाँ पाई जाती है भूमध्य सागरीय वनस्पति। और यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इनका यह नाम पड़ा। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका एवं दक्षिणी पश्चिमी पाई जाती है। ये ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। और ये आप यहाँ चित्र भी देख सकते हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश में अंगूर के बाग का चित्र। भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। यानी भूमध्य सागरीय जो वृक्ष हैं उनमें यदि शुष्क ऋतु का मौसम आता है तो वे स्वयं को ढाल लेते हैं, उसके अनुसार उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा कि विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश को। और क्यों? क्योंकि वहाँ फलों की कृषि बहुत ज्यादा होती है। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाले मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश यानी सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया और यहाँ वन्य जीवन कम है। तो यहाँ वन्य जीवन कैसा है? यहाँ वन्य जीवन कम है और यहाँ जो है खट्टे फल ही ज्यादातर पैदा किए जाते हैं। अब देखिए शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों यानी 50 से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं, यानी टैगा वन भी किसे कहते हैं? शंकुधारी वन को ही। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे होते हैं, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। जो ये वन है कैसे होते हैं? लंबे और नरम काष्ठ वाले होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है और जो सामान्य अथवा अखबारी कागज बनाने के काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यानी चीड़ और देवदार कैसे वनों के पेड़ हैं? तो ये हैं टैगा वन अर्थात शंकुधारी वनों के पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं उसे देखिए। रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू यहाँ पाए जाते हैं। और उसी में टेगा का अर्थ है शुद्ध या अनछुआ, इसे भी याद रखिएगा। टेगा का क्या अर्थ होता है रूसी भाषा में? शुद्ध या छुआ। अब देखिए शंकुधारी वन, देखिए ये ऐसे ऊपर से तिकोने आकार के होते हैं, यानी शंकु के आकार के दिखाई देते हैं, इसलिए शंकुधारी कहते हैं। और ये देखिए हिम यानी बर्फ से ढके हुए शंकुधारी वन आप यहाँ देख सकते हैं। अब देखिए घासस्थल, उष्ण कटिबंधीय घासस्थल। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग सकते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास जो है काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास मैदान इसी प्रकार का है।
सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घासस्थल में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुए आदि जानवर पाए जाते हैं। यानी उष्णकटिबंधीय घासस्थल कहाँ है? ये भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ मिल सकते हैं, यानी भूमध्य रेखा के दोनों ओर। और इनकी ऊंचाई भी आप याद रखिएगा, ये जो घास है 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक हो सकती है। और अफ्रीका का सवाना घासस्थल इसी प्रकार का है। यहाँ देखिए उष्णकटिबंधीय घासस्थल का चित्र आपको दिख रहा है। अब देखते हैं शीतोष्ण घासस्थल। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। यानी शीतोष्ण घासस्थल कहाँ पाए जाते हैं? मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में। और ये घास छोटी होती है। जैसे कि हम तुलना करके देखें तो जो ग्रीष्म यानी उष्णकटिबंधीय घास है उसकी अपेक्षा शीतोष्ण घासस्थल की घास छोटी होती है लेकिन पौष्टिक होती है। और इन प्रदेशों में जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। आप यहाँ चित्र देख सकते हैं जिराफ का। इसकी गर्दन बड़ी लंबी होती है और दिखने में कितना आकर्षक लग रहा है। फिर देखिए कटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? रेगिस्तान प्रदेशों में ही। और वो भी कैसे रेगिस्तान? शुष्क रेगिस्तान। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। यदि आपसे ये पूछा जाए कि जो रेगिस्तान है वो महाद्वीपों के किस किनारे पर बनते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि ये पश्चिमी किनारों पर ही पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है, क्योंकि ये रेगिस्तान कैसे होते हैं, इसीलिए तो बनते ही यहाँ वर्षा नहीं होती। और अगर वर्षा नहीं होगी तो वनस्पतियों की भी कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेश को आप अपने एटलस में देख सकते हैं। और भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बताइए जो राजस्थान में है, वो क्या है? थार मरुस्थल। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियां ही मिलेगी। यानी हमें ध्रुव प्रदेश में क्या मिलेगा? केवल काई मिलेगी, लाइकेन और छोटी झाड़ियां ही मिलेगी। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहते हैं। यानी इन्हें ही क्या कहते हैं? टुंड्रा प्रकार की वनस्पति। ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेश हैं जो वहां पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों में शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु से सुरक्षित रखती है। यानी यहाँ के यदि आप जानवरों को देखेंगे तो उनके शरीर पर क्या होगा? मोटा फर होगा और मोटी ही चमड़ी। और ऐसा क्यों? क्योंकि वह उन्हें ठंडी जलवायु से सुरक्षित रखती है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए स्थान चाहते थे, इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे? क्या वे पुनः वैसे ही बन जा पाएंगे? अगर लोग इस प्रकार वनों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि क्या मिल पाएंगे? तो ये बात आपको भी सोचने की जरूरत है कि यदि वन ही नहीं रहे तो वन्य जीव भी नहीं होंगे, हमें फल भी नहीं मिलेंगे, लकड़ी भी नहीं मिलेगी और जीवन के लिए हमें ऑक्सीजन भी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए हमें वनों को काटने से बचाना चाहिए और स्वयं वन लगाने भी चाहिए। तो आगे देखते हैं, क्या आप सलीमा से सहमत हैं? अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें। यानी आपको भी इस बारे में अपने दोस्तों से चर्चा करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, वनों को आज इतनी बड़ी संख्या में काटा जा रहा है। यहाँ को एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसे देखिए। विभिन्न प्रदेशों में घासस्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। जो एग्जाम है उसमें यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी जो उष्णकटिबंधीय घासस्थल हैं वो विभिन्न महाद्वीपों में जिस नाम से जाने जाते हैं उसको आपको याद करना है। तो चलिए ये देखिए, पूर्वी अफ्रीका में कहा जाता है सवाना। एक एक करके याद करते हैं हम। पूर्वी अफ्रीका में जो घासस्थल है उन्हें कहा जाता है सवाना। फिर है ब्राजील में कंपोज, वेनेजुएला में लानोस, वेनेजुएला में क्या कहा जाता है? लानोस। और ये थे उष्णकटिबंधीय घासस्थल।
कौन कौन से? पूर्वी अफ्रीका के सवाना, ब्राजील के कंपोस्ट, वेनेजुएला के लानोस। अगर शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय घासतल देखें तो अर्जेंटीना के पेम्पास, उत्तरी अमेरिका के पेरी, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया के हैं डोन। दोबारा से याद करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं जो डोन कहलाते हैं, मध्य एशिया के स्टेपी, दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड और उत्तरी अमेरिका के पेरी तथा अर्जेंटीना के पेम्पास के मैदान जो हैं कहलाते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने क्या क्या समझा इसमें, हमने सबसे एक बार दो शुरू से आपको रिवाइज करवा देते हैं आज हमने क्या क्या किया, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने देखा कि ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है और इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। फिर हमने वनों को जो है यानी प्राकृतिक वनस्पति को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा। सबसे पहले देखा वन और घासस्थल, कांटेदार झाड़ियां। और वन को भी हमने कई हिस्सों में है जो है बांटा है। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जो जहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह झड़ती ही नहीं है, इसीलिए तो सदाबहार कहे जाते हैं। और कौन कौन से पेड़ थे ये? रोजवुड, आबूनस और महोगनी। फिर हमने देखा एनाकोंडा, जो विश्व का सबसे बड़ा सांप, वो भी नीम में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उनके उदाहरण क्या क्या थे? साल, सांगवान, नीम और शीशम। उसके बाद हमने देखा शीतोष्ण सदाबहार वन, जो है बांज, चीड़ और यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ और मुलायम, ये दोनों प्रकार के वन होते हैं। फिर हमने शीतोष्ण पर्णपाती वन देखा, जो बांज, ऐस हैं और इन्हीं में फिजेंट और मोनाल जैसे पक्षी भी पाए जाते हैं। उसके बाद भूमध्य सागरीय वनस्पति को देखा, जिसके अंतर्गत हमने महाद्वीपों के दक्षिणी पश्चिमी किनारे पर ही इन वनों के पाए जाने की बात की है। फिर हमने देखा शंकुधारी वन, जिन्हें टैगा वन भी कहते हैं। और ये क्या है? ये पेड़ हैं इन वनों में पाए जाने वाले चीड़ और देवदार। उसके बाद हमने घासस्थल देखा। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय घासस्थल, और जो 3 से 4 मीटर तक लंबी होती है। और शीतोष्ण घासस्थल है जो है वो कम लंबी होती है। फिर कटीली झाड़ियों को देखा, फिर जिन्हें टुंड्रा भी कहते हैं। इस तरह से आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं 7th क्लास के 7th चैप्टर के साथ। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।